हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार दीक्षित एक नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ। आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके अलावा यदि आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। अपने सुझाव मुझे इससे जरूर अवगत कराएं, नए विषय बताएं, जिससे मैं नए विषयों पर पूरी अध्ययन करने के बाद आपके समक्ष आपकी बात प्रस्तुत कर सकूं, तो मुझे अत्यंत खुशी होगी। आज हमारा विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियाचिन ग्लेशियर का दौरा। विषय है, हम इस पर बात प्रारंभ करते हैं कि कुछ महीनों पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सियाचिन ग्लेशियर का दौरा किया। सियाचिन ग्लेशियर के विषय में आपको बताना चाहता हूं कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है और इसकी टोटल लंबाई 78 किलोमीटर है। और अगर वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल आता है तो यह आता है 2553 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इसका कुछ हिस्सा चीन के कब्जे में है और कुछ पाकिस्तान के कब्जे में भी है। सियाचिन के विषय में बताता हूँ, सियाचिन ग्लेशियर के विषय में बताता हूँ कि ये जमी हुई बर्फ है। इसमें कहीं पर बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि कहाँ पर कितनी बर्फ है। और यहाँ पर सामान्य रूप से जब गर्मियाँ होती हैं तब भी टेम्परेचर कम से कम -30 से 40 और सर्दियों में -70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये क्षेत्र, इससे पहले नरेंद्र मोदी साहब से पहले सिर्फ एक प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने यहाँ का दौरा किया था और इसके पहले इसके ऊपर किसी भी हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ का दौरा नहीं किया। एक समय ऐसा था कि जो सियाचिन क्षेत्र था वो किसी भी तरह से न भारत उसकी तरफ ध्यान देता था, न पाकिस्तान ध्यान देता था, लेकिन ये अत्यंत सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से चीन और पाकिस्तान के ऊपर हम पूरी नजर रख सकते हैं। इसका कुछ हिस्सा अफगानिस्तान से भी मिलता है। इसमें स्थिति ये थी, इसके पहले तो इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था, लेकिन सन 72 में जब भारत के साथ युद्ध हुआ तो उस समय इस पूरे इलाके को आगे तक जाकर के भारत की सीमाएं पाकिस्तान में घुस गई। उस समय शिमला समझौता हुआ और उसमें यह समझौता हुआ कि जो दोनों देशों की सेनाएं अपनी जो एक्चुअल लाइन है वहां पे चली जाएंगी और ये बीच का क्षेत्र जो है नो मैन लैंड कहलाएगा। इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। वास्तव में देखा जाए तो वो एकदम वीरान, निर्जीव, वनस्पति रहित और बेहद सर्दीला क्षेत्र है, जहां पर जिंदगी बहुत दुर्लभ है, जहां पर 1 मीटर चलने के लिए भी ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। वहां पर हमारे जवान रहते हैं। यहाँ के विषय में ये जानना आपके लिए जरूरी है। इसके ऊपर सब जब सन 72 में एक्चुअल सेनाओं पे वापसी आ गई तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक हरकत उसमें ये की कि उसने वहां पर जाने के लिए लोगों को अलाउ कर दिया अपनी तरफ से और उसके ऊपर पर्वतारोहण के लिए लोगों को अलाउ कर दिया और कुछ जो है वहां पर उन्होंने खेल कूद कराने भी शुरू कर दिए। इसके ऊपर भारत ने आपत्ति दर्ज की, लेकिन पाकिस्तान ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी 1984 में, उन्होंने अपनी सेनाएं भेज करके उस पूरे क्षेत्र के ऊपर कब्जा किया। इससे पहले जो इस मामले में उस समय के वहां पर जो तैनात थे ब्रिगेडियर मिस्टर बारू, उनकी एक नई पुस्तक से ये सूचनाएं लिखी है। उन्होंने इसमें लिखा है कि किसी तरह से हम लोगों को पाकिस्तान की प्लानिंग का पता चला कि वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मोर्चा लेकर के हमारे ऊपर आक्रमण करना जा रहे हैं और वो सियाचिन का पूरा क्षेत्र अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। हमको जैसे ही अपने एक दिन पहले सूचनाएं मिली, हम लोग अपने ऊपर वाले क्षेत्रों में तैनात हो गए और जनरल मुशर्रफ उस समय वहां के सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने यह सारा प्लान किया था। और उसके बाद उन्होंने तो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं किया और लेकिन हमने अपनी जमीन उनसे वापस ले ली और हम 78 किलोमीटर तक उस क्षेत्र में अंदर तक चले गए। आज उसके बाद पाकिस्तान से हमारी इस मामले में, पाकिस्तान बराबर ये कहता है कि हमारा क्षेत्र है, उन्होंने तो इसको अपने नक्शे में भी दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद से भारत ने उस क्षेत्र को आज तक नहीं छोड़ा है। उसके विषय में आप आगे जान लीजिए कि यहाँ पर भारत को और पाकिस्तान को दोनों को अपनी सेनाएं रखने में वहां पर अत्यधिक महंगा सोना है। वहां पर इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि वहां पर तंबू लगाए नहीं जा सकते हैं, चारों तरफ बर्फ है और बर्फ के अंदर गड्ढे खोद करके
उसके ऊपर तंबू लगाए जाते हैं और उसके अंदर जवान रहते हैं। और कई बार तो बर्फीले तूफानों से स्थिति ऐसी हो जाती है कि आदमी सिर्फ यूरिन करने के लिए तंबू से बाहर निकलता है तो भी कभी कभी वो तूफान में फंस जाता है और उसको तंबू के अंदर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इतनी तेजी से बर्फ वहां पर आती है और इकट्ठी होती है। इसके ऊपर प्रतिदिन भारत सरकार का 6 करोड़ रुपया खर्चा होता है और साल भर में आप सोच सकते हैं कि कितना खर्च होता होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आर्थिक रूप से बहुत नुकसान का सौदा है। दोनों देशों को चाहिए कि अपनी अपनी जगहों पर उस पर एक समझौता कर लें और करें। लेकिन संजय बारू ने लिखा है इस पर कि लेकिन हमारे जवान बहुत ही मुस्तैदी के साथ वहां से जमा डटे रहते हैं और दुश्मन के ऊपर बराबर नजर रखते हैं। हमारे दो बहुत ही कट्टर दुश्मन है, एक पाकिस्तान और एक चीन। चीन ने भी हमारे इस हिस्से पे कुछ हिस्से पर कब्जा कर रखा है। यहाँ से लेह और लद्दाख की भी सुरक्षा यहीं से होती है। सबसे ज्यादा मौतें युद्ध में नहीं मारे जाते गए हैं जितने लोग, उतने लोग हमारे जवान वहां पर जो बर्फीले तूफान आते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें मारे गए हैं अभी तक। और इसके ऊपर साल में आप समझ सकते हैं 6 करोड़ हो तो 10 दिन में 60 और 6 18 180 करोड़ रुपए तो एक महीने में खर्चा होते हैं। तो 10 महीने में 1800 करोड़ और उसमें 18 दूनी 36। तो इस तरह से अंदाज लगा सकते हैं आप कि कम से कम 2500 करोड़ रुपए हम लोगों को और हमारे 5000 जवान उस सीमा के ऊपर रहते हैं। और हमारी दोनों सेनाएं उस मामले में सतर्क रहती है। वहां से हम चीन के ऊपर भी नजर रखते हैं क्योंकि कुछ हिस्सा जो है चीन के पास भी है। अक्सर वहां पर बर्फीले तूफान आते हैं, वहां के जवानों को वहां पर जिनकी पोस्टिंग की जाती है उनको भूख लगना बंद हो जाती है। वहां खाना बनाना बहुत मुश्किल काम है, चावल पकते नहीं है वहां पर। और वहां पर सिर्फ एक ईंधन काम करता है, मिट्टी का तेल। उसी से रोशनी की जाती है, उसी से बंकर जो है गर्म किए जाते हैं, उसी के ऊपर खाना पकाया जाता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर के बिना वहां चलना बहुत मुश्किल है। जिस समय हमारा सन 1984 में की जो सरकार थी उसने आक्रमण करके उस पूरे क्षेत्र को जो 78 किलोमीटर और टोटल 2553 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जिसको जो अब हमारे अंडर कंट्रोल में है। उसके बाद कई दौर की 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली है। और हमने भारत सरकार ने सीधे सीधे मना कर दिया है कि हम किसी भी तरह से ये जमीन नो मैन लैंड नहीं रहने देंगे, क्योंकि आपने पहले जो है शिमला समझौते का उल्लंघन किया है। और पाकिस्तान बार बार ये कहता रहता है कि शिमला समझौते के तहत आपको पीछे हो जाना चाहिए। तो शिमला समझौते के तहत अगर हमको पीछे हो जाना चाहिए तो आपने वहां पर लोगों को आने की इजाजत किस हिसाब से दी? आपने उसको अपने नक्शे में क्यों नहीं दिखाया? आपने अपने नक्शे में उसको भारत का हिस्सा या पाकिस्तान का हिस्सा, जैसा कि कहा गया था समझौते में कि डॉट डॉट लाइन करके दिखाया जाएगा, लेकिन आपने गाड़ी लाइन से उसको अपने क्षेत्र में दिखाया और भारत के नक्शे को आपने बिगाड़ा। इस तरह से आपकी मंशा और नियत पूरी तौर से शक हुए। जनरल मुशर्रफ को इस युद्ध में भी बहुत बुरी हार उठानी पड़ी थी। उनके कम से कम 990 जवान इसमें हताहत हुए थे, मरे थे। घायलों की संख्या का कुछ पता नहीं है उधर से। हमारी तरफ से लगभग करीब 190 के करीब हुए थे। बर्फीले तूफानों की वहां बाढ़ आती रहती है, सैनिकों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उनको शौच नहीं होता है और उनको भूलने की बीमारी हो जाती है। अगर किसी जवान की मृत्यु हो जाती है तो उसको बहुत ही जल्दी 2-4 घंटे के अंदर ही वहां से लाना पड़ता है। अगर वो नहीं लाया जाता है 3-4 घंटे के अंदर, तो उसका पूरा शरीर एकदम चट्टान की तरह ठोस हो जाता है। फिर उसके बाद, क्योंकि वहां पर कोई हवाई जहाज उतर नहीं सकते हैं, वहां पर सिर्फ हमारे जो चीता हेलीकॉप्टर हैं वो जाते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं और वही वहां के मौसम और वहां की परिस्थितियों के अनुकूल हैं जो चलाए जा सकते हैं। उसमें उस शव को लाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी हमारे जवान उसमें जुटे रहते हैं, पूरी तौर से हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारा सिर हमेशा ऊंचा रहता है। इसमें कई बार जब उनके शरीर चट्टानों की तरह हो जाते हैं, तो जिन्होंने ये पुस्तक लिखी जहां से मैंने ये मैटर संग्रहित किया है, उसमें जो उन्होंने वर्णन किया है उसका वर्णन मैं आपके सामने नहीं करूंगा, क्योंकि वो इतना हृदय विदारक है कि जब मैंने ही उसको पढ़ा तो मैं द्रवित हो गया। तो इस तरह से ये चीजें
नहीं कहने लायक है। आप चाहें तो उस पुस्तक में उसको पढ़ सकते हैं। ये सारी सामग्री हमें अंकित बरुआ और आर विश्वास मारवाह की पुस्तकों से मिली है। और मैं ये बता दूं आपको एक दफे और कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वहाँ जाने का साहस किया, वहाँ पे जाकर के हमारे जवानों का हौसला बढ़ाया, हौसला अफजाई की, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे, वहाँ पर गए थे और उन्होंने भी ये काम किया था। और इसी के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूँ। और अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने आगे के लिए विचार और कोई विषय मुझे अवगत कराइएगा, जिससे कि मैं इसको नए विषयों पर आपके सामने चर्चा के रूप में ला सकूं। यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।